आज के वीडियो में मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा एंड उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ए मेंबर इन व्हाट वेज ए पर्सन बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। मेंबर्स टर्म को डिफाइन करना है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है मेंबर्स को। कंपनी के मेमोरेंडम को जो सब्सक्राइब करता है उसे माना जाता है कि वो एग्री करता है कंपनी का मेंबर बनने के लिए। एंड ऑन इस रजिस्ट्रेशन के टाइम पर शैल बी एंटर्ड एज मेंबर्स इन इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उस मेंबर का नेम एंटर किया जाता है मेंबर्स ऑफ रजिस्टर में। तो अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी तो ये वीडियो लॉन्ग बनती जाएगी। पर्सन एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर, एक इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी का मेंबर बन सकती है। जनरल रूल ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज शेयर्स को परचेज करने का जो कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक any other contract and both are contracting parties must be competent to enter into the contract। जो शेयर्स परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट है इज लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, किसी और कॉन्ट्रैक्ट की तरह, एंड बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, इसमें जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। इस टर्म में यहाँ पर माइनर, इस टर्म को मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में मैं शॉर्ट में बताऊंगी, आप फुल डिटेल में प्रीवियस वीडियो में वॉच कर सकते हैं। तो इंडिया में एक माइनर मेंबर नहीं बन सकते, क्योंकि माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो वाइड होते हैं शुरू से ही। एक ना ही माइनर और ना ही उसके लीगल गार्डियन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉल्स की पेमेंट के लिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 कंपनीज एक्ट कहता है कि एक मेंबर उस पर्सन को डिफाइन किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 में, जो पर्सन एग्री होता है, राइटिंग में लिख कर देता है कि वो कंपनी का मेंबर बनना चाहता है। एज ए पर्सन हु एग्री इन राइटिंग टू बिकम ए मेंबर, द कंपनी देयरफॉर कैन नॉट रजिस्टर ए पर्सन अनलेस अ पर्सन डिजायर टू बी ए मेंबर अप्लाई इन राइटिंग। जब तक कि वो पर्सन खुद राइटिंग में लिख कर ना दे दे तब तक उस पर्सन को मेंबर रजिस्टर नहीं किया जाता है। तो सेकंड जे सारा मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, अगर इस वीडियो में करूंगी तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। आगे है सेकंड, कंपनी। ए कंपनी इज अ लीगल पर्सन एंड हैंस इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी एक लीगल पर्सन और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। देयरफॉर इट कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी। इस वजह से एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है, बट इट कैन इन्वेस्ट मनी इन अनदर कंपनी ओनली इफ इट इज सो ऑथराइज्ड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी दूसरी कंपनी में अपनी मनी तभी इन्वेस्ट कर सकती है अगर उस कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन मिली हो। बट ए कंपनी कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ इटसेल्फ, बट एक कंपनी खुद की हुई मेंबर नहीं बन सकती। कहने का मतलब है एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर तो बन सकती है, बट एक कंपनी खुद की मेंबर नहीं बन सकती है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट द टॉपिक। थर्ड, सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी आप जानते ही होंगे कि कौन सी होती है। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसे होल्डिंग कंपनी ने कंट्रोल कर रखा होता है। ए सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। एक सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती है। एनी अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन ए कंपनी टू इट्स सब्सिडरीज वाइड। सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स की ट्रांसफर एंड शेयर्स की अलॉटमेंट वाइड होगी, and this provision will not apply where a subsidiary is legal representative of decreased member of holding company। ये प्रोविजन वहां पर अप्लाई नहीं होता जहां पर सब्सिडरी जो कंपनी होती है इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिक्रीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। जो होल्डिंग कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसने सब्सिडरी कंपनी को होल्ड कर रखा होता है। जो होल्डिंग कंपनी के जो डिक्रीज्ड मेंबर होता है उसकी अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सब्सिडरी कंपनी, वहां पर जेल प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट, और इट इज ट्रस्टी एंड द होल्डिंग कंपनी इज नॉट बेनिफिशियली इंटरेस्टेड अंडर द ट्रस्ट। फोर्थ, पार्टनरशिप फर्म।
ए पार्टनरशिप फर्म बीइंग नॉट अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। एक पार्टनरशिप फर्म एक पर्सन नहीं होती कंपनी लॉ की आइज में। तो एक पार्टनरशिप फर्म जब लॉ के आइज में एक पर्सन ही नहीं है तब वो किसी कंपनी के मेंबर भी नहीं बन सकती, क्योंकि एक पर्सन ही किसी कंपनी का मेंबर बनता है। जब वो पार्टनरशिप फर्म एक पर्सन ही नहीं है लॉ की आइज में तब वो कंपनी की मेंबर भी नहीं बन सकती है। However, a firm can purchase share of a company in the individually name of its partner as a joint shareholder. एक फर्म परचेज कर सकती है किसी कंपनी के शेयर्स इन द इंडिविजुअली नेम ऑफ इट्स पार्टनर एज ए जॉइंट शेयर होल्डर्स के तौर पर। एक फॉर दैट एवरी पार्टनर इज हेल्ड लाइबल ज्वाइंटली एंड सेवरली फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन विद हिज विल ही इज ए पार्टनर। एवरी पार्टनर हर पार्टनर लाइबल होगा ज्वाइंटली और सेवरली भी ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। फर्म ने जो भी काम किए होंगे फर्म ने जो भी काम किए होंगे जब वो पार्टनर होगी। जो पार्टनर्स होंगे वो ज्वाइंटली भी लाइबल होंगे, क्योंकि वो एक एक शेयर होल्डर्स को एक एक पार्टनर को आकर तो ये नहीं कहेंगे कि आप आओ और पेमेंट कर दो। तो वो जो मान लो 4 होंगे तो वो चारों में से किसी को भी बोल सकती है कि पेमेंट के लिए। ज्वाइंटली तो ऐसे लाइबल होंगे, सेवरली तो आप समझते ही होंगे कैसे। A firm may be a member of a non-profit making company licensed under Section 8, but on its dissolution. A firm may be a member of a non-profit making company licensed under Section 8, but on its dissolution, the membership is. Fifth है foreigners. Foreigners can become members of a company रजिस्टर्ड इन इंडिया। इंडिया में जो कंपनी रजिस्टर्ड है फॉरेनर्स उस कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं, बट परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिशन चाहिए होती है इन्हें अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 हैज टू बी ऑब्टेन्ड फॉर दिस पर्पस। द राइट ऑफ फॉरेनर्स एज ए मेंबर विल बी सस्पेंडेड इफ ही बिकम एन एनिमी। The fictitious person, a person who takes the shares in the name of fictitious person become liable as a member. जो भी पर्सन फिक्टिशियस पर्सन के नेम पर शेयर्स ले लेता है वो पर्सन लाइबल हो जाता है। वो पर्सन कंपनी का मेंबर बन जाता है और वो बंदा मेंबर्स के तौर पर लाइबल हो जाता है। Besides, such a person can be punished for impersonation under Section 38. इस तो अलावा वो पर्सन पुनिश्ड भी किया जा सकता है इम्पर्सोनेशन अंडर सेक्शन 38 के अंडर। इंसॉल्वेंट टर्म को तो आप जानते होंगे, जो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। एंड इंसॉल्वेंट कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ द कंपनी। जो पर्सन इंसॉल्वेंट ही हो गया वो कंपनी का मेंबर कैसे बन सकता है? बट इफ अ मेंबर हैज बिकम एन इंसॉल्वेंट ही रिमेन्स ए मेंबर एज लॉन्ग एज हिज नेम अपीयर इन द रजिस्टर। तो एक इंसॉल्वेंट पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, बट अगर उस मेंबर का नेम अगर कोई मेंबर ही इंसॉल्वेंट हो जाए तो इन दोनों टर्म्स में फर्क है। पहला है कि एक इंसॉल्वेंट पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। सेकंड है अगर कंपनी का जो मेंबर है वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या होगा? अगर कंपनी का जो मेंबर है वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो ही रिमेन्स ए मेंबर, वो मेंबर्स रह सकता है एज लॉन्ग एज हिज नेम अपीयर इन द रजिस्टर। तो वो तब तक मेंबर रह सकता है जब तक उसका नेम कंपनी के रजिस्टर में एंटर्ड है, तब तक वो ही रिमेन एज ए मेंबर, वो मेंबर रह सकता है। हाउएवर द ट्रस्टी इन बैंक्रप्टी में गेट हिज नेम रजिस्टर्ड एज द प्रोप्राइटर ऑफ द शेयर्स। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज नोन एज ए मेंबर, विल एवरी मेंबर में नॉट बी नोन एज ए शेयर होल्डर। कमेंट। तो एक शेयर होल्डर कंपनी का मेंबर बन सकता है, एक शेयर होल्डर कंपनी के मेंबर के तौर पर जाना जा सकता है, बट एक मेंबर कंपनी के शेयर होल्डर्स के तौर पर जाना नहीं जा सकता है। तो इस टर्म को हम डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपका जो भी डाउट्स होंगे इसको लेकर वो क्लियर हो जाए। When we talk about a company, the term shareholders and a members are commonly used as a synonymous, as one can become a member of the company except by way of holding shares. तो जब हम कंपनी के बारे में बात करते हैं तो
जो शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स टर्म है वो कॉमनली यूज की जाती हैं एज ए सिनोनिमस। सिनोनिमस मीन कि एक दूसरे की जगह पर यूज की जाती हैं। एज वन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, वो एक कंपनी के मेंबर बन सकते हैं एक्सेप्ट बाय वे ऑफ होल्डिंग शेयर, होल्डिंग शेयर्स को छोड़कर वो कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। इन दिस वे, इस वे से ए मेंबर इज ए शेयर होल्डर एंड ए शेयर होल्डर इज मेंबर। इस वे से देखा जाए तो जो होल्डिंग शेयर्स को एक्सेप्ट करके जो देखा जाए तो ए मेंबर शेयर होल्डर हो सकता है एंड शेयर होल्डर भी मेंबर हो सकता है। जो इसका एक्सेप्ट वाला केस है वो देखेंगे। द स्टेटमेंट इज ट्रू, जो स्टेटमेंट ट्रू है बट नॉट कंप्लीटली, जो स्टेटमेंट तो ट्रू है बट पूरी तरह से सही नहीं है। एज इट इज सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेप्शन, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है तो अब इस एक्सेप्शंस की बात करेंगे। ए पर्सन कैन बिकम द होल्डर ऑफ ए शेयर्स थ्रू ट्रांसफर, एक पर्सन किसी भी शेयर्स का होल्डर बन सकता है अगर उसको शेयर्स ट्रांसफर किए गए हों, बट इज नॉट अ मेंबर अंटिल द ट्रांसफर इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो इसको इजी वे में एक्सप्लेन करती हूँ। एक व्यक्ति शेयर्स का होल्डर बन सकता है अगर उसको किसी ने शेयर्स ट्रांसफर कर दी हो, पर वो कंपनी का मेंबर तब तक नहीं बन सकता जब तक अंटिल द ट्रांसफर इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। मेंबर्स के रजिस्टर में जहाँ जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड होते हैं, उनके नाम एंटर्ड होते हैं, वहां पर जब तक उसका नेम एंटर्ड नहीं किया जाता उस ट्रांसफर का, अंटिल द ट्रांसफर इज एंटर्ड, जो ट्रांसफर किया गया शेयर्स किए गए हैं उनको एंटर्ड नहीं किया जाएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को, तब तक वो मेंबर्स नहीं बन सकता है। तो शेयर्स होल्ड कर सकता अगर उसको किसी ने ट्रांसफर कर दिए हैं, बट वो मेंबर नहीं बन सकता जब तक कि उसका नेम रजिस्टर्ड ना हो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। द टर्म मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स हैव बीन यूज्ड इंटरचेंजली इन द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में ये दोनों टर्म्स मेंबर्स एंड शेयर होल्डर इंटरचेंज यूज की जाती हैं। द वर्ड शेयर होल्डर्स इज यूज्ड इन रिलेशन टू द कंपनी, शेयर होल्डर्स वर्ड यूज किया जाता है कंपनी के रिलेशन में। हैविंग ए शेयर कैपिटल एंड देयर कैन बी नो मेंबरशिप एक्सेप्ट थ्रू द मीडियम ऑफ शेयर होल्डिंग। ए शेयर होल्डर ऑफ शेयर्स बिकम अ मेंबर ओनली व्हेन हिज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। शेयर्स का होल्डर मेंबर तब बनता है ओनली व्हेन हिज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जब उसका नेम एंटर्ड हो कंपनी के रजिस्टर में, तब वो मेंबर बनता है एक शेयर्स का होल्डर। बट द टर्म मेंबर इज वाइडर इन स्कोप, जो मेंबर टर्म है जो वाइडर है, इसका स्कोप वाइडर है एंड मे बी यूज्ड इन रिलेशन टू ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी, जो हर तरह की कंपनीज के रिलेशन में यूज की जाती है। मेंबर्स इंक्लूड शेयर होल्डर्स, मेंबर में शेयर होल्डर्स इंक्लूड होते हैं। तो इस टर्म को और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर क्लियर करती हूँ। तो फर्स्ट, एक कमल पर्सन है, उसने एक कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हैं, एक कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, तो आप यहाँ किसी भी कंपनी का नेम रख सकते हैं। तो कमल ने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, तो वो कमल उस कंपनी का मेंबर भी है एंड शेयर होल्डर भी। मेंबर कैसे है? क्योंकि उसका नेम कंपनी के रजिस्टर में रजिस्टर्ड है। एंड शेयर होल्डर कैसे है? क्योंकि उसने उस कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं। तो अगर कमल अपने शेयर्स शाम को ट्रांसफर कर देता है तो ये तो इस कंपनी का मेंबर है, क्योंकि इसका नेम रजिस्टर्ड है कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। तो जब इसने अपने शेयर्स शाम को ट्रांसफर कर दिए तो ये पर्सन इस कंपनी का शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर बन जाता है। तो जे पर्सन इस कंपनी का शेयर होल्डर ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि इस पर्सन ने इसको अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। अब ये शेयर होल्डर हो गया, इसने इसको शेयर्स ट्रांसफर किए तो जो शेयर होल्डर हो गया। अब जे इस कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा। तो जे कंपनी का मेंबर कब बनेगा, ये भी बताती हूँ। तो जे कंपनी का मेंबर तब बनेगा जब इसका नेम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रजिस्टर्ड होगा। तो अब शाम कंपनी का शेयर होल्डर तो बन गया क्योंकि उसने शेयर होल्ड कर दिया। अब जे शाम कंपनी का मेंबर तब बनेगा जब तक कि जब इसका नेम रजिस्टर होगा कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। तब तक जो मेंबर्स नहीं कहलाएगा, तब तक जो सिर्फ शेयर होल्डर कहलाएगा। तो जो एक बेसिक डिफरेंस, एक बेस एग्जाम्पल से आपका जो कंफ्यूजन क्लियर कराने की कोशिश की है कि शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ। एक
कमल इस कंपनी का मेंबर है, सॉरी कमल ने इस कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं। जब कमल ने इस कंपनी के शेयर्स ले रखे तो वो शेयर होल्डर बन गया। तो जब शेयर होल्डर्स बन गया तो उसका नेम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रजिस्टर्ड, तो वो कंपनी का मेंबर है। उसने अपने शेयर्स इसको ट्रांसफर कर दिए। जब इसने शेयर्स होल्ड किए तो जो शेयर होल्डर तो बन गया, बट जब मेंबर तब बनेगा जब इसका नेम रजिस्टर होगा मेंबर्स में, तब तक जो मेंबर्स नहीं कहलाएगा। ए शेयर होल्डर इज ए मेंबर बट ए मेंबर may not be a shareholder. A person may become a member of a company without holding any share. एक पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है विदाउट होल्डिंग एनी शेयर, कोई शेयर ले बिना भी कंपनी का मेंबर बन सकता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज विच में नॉट हैव शेयर कैपिटल एंड देयरफॉर कैन हैव नो शेयर होल्डर्स बट दे डू हैव शेयर मेंबर्स। जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके विच में नॉट हैव शेयर कैपिटल, उनकी जो शेयर कैपिटल नहीं होती, उनकी शेयर कैपिटल नहीं होती तो एंड देयरफॉर कैन हैव नो शेयर, अगर उनकी शेयर कैपिटल नहीं होती तो उनके शेयर होल्डर्स भी नहीं होते, बट दे डू हैव मेंबर्स, बट उनके मेंबर्स होते हैं। तो इसका जो डिफरेंस है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो जो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको भी दिक्कत होगी। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन ए मेंबर, डिस्कस द वाइडेस्ट राइट्स ऑफ द मेंबर्स कैन एक्सरसाइज इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। तो जो मेंबर्स टर्म को प्रीवियस वीडियो में मैं एंड इस वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जो मेंबर्स के जो राइट होते हैं इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली वो डिस्कस करूंगी। राइट्स ऑफ मेंबर्स, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। फर्स्ट, राइट टू रिसीव इनकम, राइट टू वोट, राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, राइट गिवन बाय स्टेटरी लॉज। तो फर्स्ट, राइट टू रिसीव इनकम, राइट टू रिसीव डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड इन द मीटिंग में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है उसको रिसीव करने का हक। राइट टू रिसीव इशू ऑफ राइट्स शेयर्स एंड बॉन्ड शेयर, राइट शेयर्स एंड बॉन्ड शेयर को रिसीव करने का हक। राइट टू वोट इन मीटिंग अदर पर्सनैलिटी और अदर, राइट टू डिमांड ए पूल फॉर वोटिंग ऑन एनी रेजोल्यूशन विच शेयर होल्डर्स फील आर डिटरमेंटल टू देयर इंटरेस्ट। Right to appoint proxy, right to appoint proxy as representative of shareholders to attend the meeting of the company on their behalf. तो इनको प्रॉक्सी अपॉइंट करने का हक है जो कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि मीटिंग अटेंड करते हैं कंपनी की उनके बिहाफ पर, शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर। राइट ऑफ द अपॉइंट प्रॉक्सी टू कास्ट वोट ऑन बिहाफ ऑफ देयर प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स। तो नेक्स्ट, राइट टू रिसीव रिपोर्ट्स एंड असेस टू स्टेटरी बुक्स ऑफ द कंपनी, रिपोर्ट्स रिसीव करने का हक है एंड स्टेटरी बुक्स ऑफ द कंपनी। राइट टू अप्लाई फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी, कंपनी के अफेयर्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्लाई करने का हक है इन्हें। जब व्हेन ए पर्सन बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी ही इज एंटाइटल्ड टू एक्सेस, जब कोई पर्सन कंपनी का मेंबर बन जाता है तो उसको हक होता है एक्सेस ऑल द राइट्स ऑफ अ मेंबर अंटिल ही गिव्स टू अ मेंबर्स इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पर राइट्स ऑफ अ मेंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कैन बी डिवाइड टू कैटेगरीज में इनके राइट्स डिवाइड किए गए। फर्स्ट, इंडिविजुअली राइट्स एंड कॉर्पोरेट मेंबरशिप राइट्स। तो जो इंडिविजुअली राइट्स एंड और इंडिविजुअली मेंबरशिप राइट्स हैं इनको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इस वीडियो की लेंथ, एक वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं इस वीडियो में वो भी डिस्कस करूँ जो प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। तो ये तो इंडिविजुअली राइट्स तो हो चुके इस वीडियो में, तो मैं इसमें कॉर्पोरेट मेंबरशिप राइट्स करूंगी। तो मेंबर हैव आल्सो सर्टन राइट्स एज ए ग्रुप के तौर पर उनके कुछ सर्टन राइट्स होते हैं। These rights can be exercised only by majority and not by the single shareholders or minority shareholders. Corporate membership right and are rights which the members has agreed to submit to the will of the majority. कॉर्पोरेट मेंबरशिप राइट्स वो राइट होते हैं जिसमें विच द मेंबर हैज एग्री, जिसमें मेंबर्स एग्री करते हैं टू सबमिट टू द विल ऑफ द मेजोरिटी, मेजोरिटी की जो विल होती है उसको सबमिट करने के लिए एग्री करते हैं जो मेंबर, जो कि प्रोवाइड डैट द विल, जो कि मेजोरिटी प्रोवाइड करती है जो विल एक्सप्रेस करती है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, विल लॉ के अकॉर्डेंस एक्सप्रेस की जाती है एंड द आर्टिकल्स, लॉ एंड आर्टिकल्स के अकॉर्डेंस एक्सप्रेस की जाती है। दूसरा, शेयर होल्डर्स इन मेजोरिटी डिटरमाइन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी,
शेयर होल्डर्स की जो मिनोरिटी वो डिटरमाइन करती है कंपनी की पॉलिसी को, जो कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के मैनेजमेंट का कंट्रोल। विद द रिस्पेक्ट ऑफ दिस राइट्स, इन राइट्स के रिस्पेक्ट में द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरमेसी ऑफ द मेजोरिटी अप्लाइज। However, if and when the majority become oppressive of mismanagement of the affair of the company, जब मेजोरिटी ऑपरेसिव हो जाती है, कंपनी के जो अफेयर्स होते हैं मिसमैनेजमेंट, उनका प्रबंध अच्छे से नहीं करती, तो सेक्शन 244 कन्फर्स राइट टू नॉट लेस देन 100 मेंबर्स ऑफ ए कंपनी। कंपनी के 100 मेंबर्स ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी में 1000 मेंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी में 1000 मेंबर्स हैं तो जो पॉइंट कहता है कि टू नॉट लेस देन 100 मेंबर्स कंपनी, कंपनी के जो 1000 मेंबर्स हैं इनमें नॉट लेस देन 100, इसके 100 कितने 100 से कम नहीं होने चाहिए। सिंपल लाइंस में 100 से ज़्यादा होने चाहिए, नॉट लेस देन 100 से कम नहीं होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, और नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी में जितने मेंबर्स हैं उनके 1/10, उसमें उन कंपनी के जितने मेंबर्स हैं उसका 10th जो हिस्सा होता है उससे कम नहीं होनी चाहिए। कंपनी में अगर 1000 मेंबर्स है उसका जो 10वां हिस्सा बनता है वो 100 है। इन 100 मेंबर्स से कम नहीं होने चाहिए मेंबर्स, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर। मेंबर्स के जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अगर 1000 है तो उसका 10th पार्ट कौन सा हुआ, 100, तो 100 से कम नहीं होना चाहिए। विच एवर इज लेस और एनी मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, और कोई भी मेंबर जब मेंबर्स होल्ड करता है नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर, जो शेयर कैपिटल इशूड होती है उसका 10 हिस्से से ज्यादा उसने होल्ड कर रखा हो, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल। 10th जितनी इशूड शेयर कैपिटल उसका 10th हिस्से से कम नहीं होना चाहिए, जो इशूड शेयर कैपिटल उसके 10th हिस्से से ज्यादा होना चाहिए ऑफ द कंपनी। एंड इन केस ऑफ द कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, एंड उस कंपनी के केस में जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होती, एंड नॉट लेस देन 1/5 और टोटल नंबर ऑफ, उसमें जितने मेंबर्स होंगे उसका 5th हिस्सा से कम नहीं होने चाहिए। 5th हिस्से से कम नहीं होना चाहिए जिसने अप्लाई किया हो ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 241 और सेक्शन 242 फॉर रिपील्स इन केस ऑफ ऑपरेशन और फॉर रिलीफ्स इन केस ऑफ मिसमैनेजमेंट रिस्पेक्टिवली। अब थर्ड एंड लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। सेक्शन 100 ऑफ द कंपनी से कहता है कि कन्फर्स करता हूं द मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है उसका 10th हिस्से से कम नहीं होना चाहिए, 10th हिस्से से ज्यादा होना चाहिए। मान लो अभी 1000 हमारी पेड अप शेयर कैपिटल है, तो 1000 हमारी पेड अप शेयर कैपिटल, इसका 10वां हिस्सा क्या हुआ, 100, तो इस 100 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। राइट टू रिक्वेजिशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डरली जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। द सेक्शन आल्सो कन्फर्स ऑन मेंबर्स, ये सेक्शन मेंबर्स को कन्फर्स करता है कि हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर्स इन द कंपनी। कंपनी में जिनको टोटल वोटिंग पावर में 1/10 से कम नहीं होता, मतलब कि 1/10 जो हिस्सा होता है उससे ज्यादा होता है, उनको जिनके पास नॉट हैविंग शेयर कैपिटल टू रिक्वेजिशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डरली जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डरली जनरल कंपनी की जो एक्स्ट्रा ऑर्डरली जनरल मीटिंग होती है उसके लिए रिक्वेजिशन दे सकते हैं जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं होगी। Next, if the board of directors of the company does not within 21 days from the date of deposit of a valid requisition in regard to any matter proceeds to call a meeting। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, अगर वो जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो किसी मामले के जो मामले के संबंध में, किसी मैटर के संबंध में जायज मांगों ਨੂੰ पूरा करने ਦੀ मिति तो जो रिक्वेजिशन डिपोजिट किया जाता है उसको जमा करने ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ
तो मैटर प्रोसीड्स टू कॉल ए मीटिंग, तो उन्हां मामलिਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ मांग फाइल की जाती है, मतलब रिक्वेजिशन फाइल किया जाता है, रिक्वेजिशन डिपॉजिट किया जाता है। उसको डिपॉजिट करने की डेट से 45 दिनों के बाद वो मीटिंग की जाती है। वो 45 डेज के अंदर नहीं की जाती है। ऑन ए डे फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दूस मैटर, उस मैटर्स पर कॉन्स्टिट्यूशन की जाती है उस दिन, नॉट लेटर देन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन फाइल करने की 45 डेज के बाद की जाता है। मीटिंग में भी कॉल्ड बाय द रिक्वेजिशनिस्ट देमसेल्व्स। तो अभी जो क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया है। तो आपका इस क्वेश्चन आंसर के समाप्त होने पर आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे और आपका जो टॉपिक होगा वो उसके में भी क्लैरिटी आ गई होगी। तो फिर तो आज की वीडियो तो जहाँ कंप्लीट हो गई, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।